हमेशा कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का हो वो एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट होता है। ऑर्गेनिक इस सेंस में होता है कि वो एवर लिविंग होता है और दुनिया में अब देखें कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सेंचुरीज़ गुज़र गई, उनके कॉन्स्टिट्यूशन आज भी वही हैं जो 100 साल या उससे ज़्यादा अरसा पहले थे। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन शायद इतना पुराना तो नहीं है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अभी तक ये एब्रोगेट नहीं हुआ तो उसकी क्या रीज़न है उसको भी हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन चूँकि एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट होता है तो इसको क्या चीज़ है जो इतना ऑर्गेनिक बनाती है। मैं हूँ अमरीन आमिर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लॉ एग्जाम्स एंड प्रैक्टिस बाय अमरीन। आज हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट प्रोसीजर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में प्रोवाइडेड है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि अमेंडमेंट ज़रूरी क्यों है। अमेंडमेंट जिसे हम आमतौर पर तरमीम कहते हैं, तरमीम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी चेंज होती रहती हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर रोज़ नया तो नहीं बन सकता और ऐसा भी नहीं हो सकता कि जब कोई नई गवर्नमेंट आए वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दे। और बाज़ दफ़ा जिस तरह के पाकिस्तान का आइन है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही एक ऐसी क्लॉज डाल दी जाती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करना या कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करना जो होता है वो प्रोहिबिटेड होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी एक ऐसी ही क्लॉज मौजूद है कि अगर आईन पाकिस्तान को कोई भी जो है वो एब्रोगेट करने की कोशिश करता है या किसी भी ऐसे शख्स को किसी इस तरह की कोशिश में हेल्प आउट करता है तो उसके ऊपर जो है वो हाई ट्रीजन का जो है वो मुकदमा चलेगा। और इसकी एक सबसे जो बेहतरीन एग्जांपल है परवेज़ मुशर्रफ केस की, वो हम सबके सामने है। तो जब आइन को आप एब्रोगेट नहीं कर सकते, उसको आप रिन्यू नहीं कर सकते, आइन को आप जो है वो नया नहीं ला सकते, तो फिर एक ही तरीका रह जाता है जो कि हेल्प आउट करता है आइन को वक्त के मुताबिक बनाने का, और वो तरीका है आइन के अंदर अमेंडमेंट करना, तरमीम करना। आईनी तरमीम का प्रोसीजर और एक आम कानून में तरमीम का प्रोसीजर जो है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। तो आज के लेक्चर में हम यही चीज़ जो है ज़रा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहली बात तो जो चैप्टर 11 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें अमेंडमेंट प्रोसीजर बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की, और अमेंडमेंट करने की जो अथॉरिटी है, पावर टू अमेंड है, वो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। जैसे कि आपने जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी पढ़ा होगा कि पावर टू legislate includes power to amend, power to repeal and all other related parts। तो इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की जो तरमीम का है मैकेनिज्म, वो सारे का सारा पार्लियामेंट के थ्रू रेगुलेट हो सकता है। अब अगर हम प्रोसीजर को जहन में रखें तो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एक टर्म हमने सुनी होगी अक्सर सेलिएंट फीचर्स में, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ते थे अमेरिका के, ब्रिटिश के, पाकिस्तान के, तो हम कहते थे इट्स अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन और इट्स अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की फ्लेक्सिबिलिटी और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिजिडिटी है वो कहाँ से पता चलती है, उसके अमेंडमेंट प्रोसीजर से पता चलती है। तो अगर हम अमेंडमेंट प्रोसीजर को देखें तो जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा टफ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट्स अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब इसमें ये आपको एक केस लॉ नजर आ रहा है इंट्रोडक्शन में, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टिंग इन द पार्लियामेंट डज नॉट इंक्लूड पावर टू रिपील और एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में शुरू से ही जब से पाकिस्तान बना तो एक जो है वो एप्रीहेंशन रही कि कभी भी एक एक्सटर्नल पावर आती है और वो आके सारा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म एक साइड पे रख देती है और सब चीज़ों को टेक ओवर कर लेती है। तो इसी एप्रीहेंशन के पेश नज़र जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसको फ्रेम किया गया तो इसके अंदर भी मेंशन किया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एब्रोगेट
नहीं हो सकता। लेकिन वक्त के साथ साथ आपको पता है लॉ की इंटरप्रिटेशन हमेशा मैटर करती है, और अनफॉर्चुनेट तब होता है जब हालात और वाक़यात के मुताबिक इंटरप्रिटेशन में भी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो पैदा कर ली जाए। सो पाकिस्तान में काफ़ी सारे मार्शल लॉज भी लगे, और उसका रीज़न क्या था? यही रीज़न था कि जब फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर दी जाती है किसी भी आइन या किसी भी कानून के किसी भी शिक को जो है वो इंटरप्रेट करने में, तो ये जो पार्लियामेंट की पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, दिस डज नॉट इंक्लूड पावर टू रिपील द और एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो पार्लियामेंट फुल फ्लेज वोटिंग के साथ भी कॉन्स्टिट्यूशन को ना तो रिपील कर सकते हैं और ना ही एब्रोगेट कर सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसा होता है तो जुडिशरी जो है वो जुडिशियल रिव्यू के इख्तियार इस्तेमाल करते हुए किसी भी ऐसे प्रोसीजर को जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। रेलेवेंट आर्टिकल्स की बात करते हैं, 238 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का एंड 239 है, और चैप्टर ये जो है ये 11 है। एक आपको छोटा सा टिप दूंगी कि जब भी आप देखें कि लेजिस्लेचर ने सेक्शन की या चैप्टर्स की नंबरिंग एक स्पेसिफिक ऑर्डर में दी है, जैसे कि आप सीपीसी देख लीजिए या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के चैप्टर के नंबर्स देख लीजिए, सीपीसी में ऑर्डर्स के नंबर और चैप्टर्स के नंबर ये रोमन्स में है, तो आप भी इनको जब लिखा करें तो रोमन्स में ही लिखा करें। और आर्टिकल्स जो हैं यहाँ पर वो आप देख रहे हैं कि वो न्यूमेरिक्स हैं, डिजिट्स में हैं, जो हमारे आमतौर पे यूज़ होते हैं, तो वो आपने उसी तरह से लिखने हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये आपको लाइफ में पर्टिकुलर बनाती हैं, आपकी मेमोरी को भी इम्प्रूव करती हैं, और एक आम कैजुअल एटीट्यूड में और एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल सर्टेन एटीट्यूड में बेसिकली यही डिफरेंस होता है। तो जब भी आप सीपीसी के ऑर्डर पोर्शंस का हवाला दें तो आप हमेशा ऑर्डर का नंबर जो है वो आप रोमन्स में ही लिखा करें, और इसी तरह जब आप चैप्टर्स का हवाला दें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में तो आप इसको भी रोमन्स में ही मेंशन किया करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 238 है विच provides that parliament may amend the constitution. So it's a discretionary power, or it's a need based power. Whenever parliament thinks fit or whenever there is requirement to amend the constitution, the constitution can be amended, and amending force जो है वो पार्लियामेंट के पास है। अब यहाँ पे एक केस मैंने आपके सामने पुट किया है। हमने अक्सर ये सुना है कि जी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड नहीं हो सकता, और फिर एक जहन में क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल है जिसे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहते हैं, तो प्रीएम्बल में जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर बड़ा ही क्लियरली प्रोवाइड कर दिया गया है। तो कोई भी ऐसी अमेंडमेंट जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अटैक कर रही है वो अमेंडमेंट जो है उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और उसको नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। सो इस वक्त आपके सामने जो केस है वो इसी से रिलेटेड है, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर की जो है वो बात की गई है। अब हम बेसिकली बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो स्टार्ट कैसे होगी। तो एक प्रोसीजर तो वो है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नजर आता है, लेकिन एक बैकग्राउंड में भी प्रोसीजर है। तो हम इस प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले, जो कि आर्टिकल में बड़ा सिंपल है कि एक हाउस में बिल इनिशिएट हुआ, दूसरे हाउस से पास हुआ, इसको देखने से पहले जो है हम वो बैकग्राउंड वाला या अंडरलाइन जो प्रोसीजर है उस पर बात कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिए कंडीशन प्रेसिडेंट की मैंने बात की है। तो कंडीशंस दो तरह की होती हैं कानून में, कंडीशन सब्सिक्वेंट होती हैं और कंडीशन प्रेसिडेंट होती हैं।
कंडीशन प्रेसिडेंट वो कंडीशंस होती हैं या वो शराइत होती हैं जिनका शुरू में पूरा होना ज़रूरी होता है, और कंडीशन सब्सिक्वेंट्स वो शराइत होती हैं जिनका बाद में पूरा होना ज़रूरी होता है। अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे हम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, सर्विस कमीशन की किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है, दैट आपके पास वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो होना ज़रूरी है, आपकी क्वालिफिकेशंस इक्विवेलेंट होनी ज़रूरी हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए। दिस इज कंडीशन प्रेसिडेंट। और कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या है, आप बाद में जो फीस जमा करवा रहे हैं उसको अप्लाई करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंडीशंस सब्सिक्वेंट है जिनको बाद में पूरा करना ज़रूरी है। तो इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आने का प्रोसीजर जो है उसको हम देख लेते हैं। तो कंडीशन प्रेसिडेंट तो क्या है कि डेफिनेटली एक अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, लेकिन ये बिल इतना सिंपल नहीं होता कि वन फाइन मॉर्निंग एक एमएनए उठता है और वो एक बिल मूव कर देता है कि आइन में ये तरमीम की जाए। ऐसा नहीं है। पहली बात तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है ये जनरली एक पॉलिटिकल पार्टी का टास्क होता है और इसके पीछे बहुत ज़्यादा होमवर्क चाहिए होता है। तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है बेसिकली जो है वो पार्लियामेंट के अंदर, और वो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है बेसिकली रिलेटेड टू आईनी तरमीम के, आइन के अंदर जो भी तरमीम करनी है उनके लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है। और इस पार्लियामेंट्री कमेटी में जो है वो मेंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं ट्रेजरी बेंच से। ट्रेजरी बेंच की टर्मिनोलॉजी हम जनरली यूज करते हैं जो उस पार्टी के लिए जो कि गवर्नमेंट में होती है, जिसके हाथ में फाइनेंसेस होते हैं, जिसके हाथ में बजट होता है। तो वो जो गवर्नमेंट के कैंडिडेट्स तो नहीं, गवर्नमेंट के जो भी वहाँ पे मेंबर्स हैं, एमएनएज हैं और सेनेटर्स हैं, वो बेसिकली दे बिलोंग टू ट्रेजरी बेंच। और ट्रेजरी बेंच के जो ओपोनेंट हैं वो हैं अपोजिशन बेंचेस। सो ट्रेजरी बेंच के मेंबर्स भी होते हैं इस पार्लियामेंट्री कमेटी में, और इस पार्लियामेंट्री कमेटी में जो है वो अपोजिशन के भी बेंचेस होते हैं, मेंबर्स होते हैं। बेसिकली तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है और एक गवर्नमेंट ने या एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसका क्रेडिट लेना होता है, और वो क्रेडिट थ्रू आउट द हिस्ट्री होता है। लाइक हम जितनी भी 80s के स्टार्ट की 1980s के स्टार्ट की अमेंडमेंट्स देखते हैं तो हम उनको ज़ियाउल हक से मंसूब करते हैं, इसलिए कि वो अमेंडमेंट्स उस दौर में इंट्रोड्यूस करवाई गई और वो उनका ब्रेन चाइल्ड था, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम 18th अमेंडमेंट की बात करते हैं, हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, हम पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करते हैं, तो फिर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका क्रेडिट देते हैं कि 17th अमेंडमेंट 18th अमेंडमेंट इन पे वर्क आउट जो है वो इस पार्टी ने किया। तो ये एक बड़ा हिस्टोरिक टास्क होता है। तो ये एक पार्टी का मैनिफेस्टो हो सकता है कि वो आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट लाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी पहले फॉर्म कर दी गई जो कि आईनी तरमीम का प्रपोजल बनाएगी। उस पार्लियामेंट्री कमेटी में एज आई टोल्ड यू कि ना सिर्फ ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन बेंच के मेंबर्स होते हैं, बल्कि अपोजिशन में कोशिश की जाती है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी इसमें शामिल हो, हर पॉलिटिकल पार्टी जो कुछ न कुछ सीट्स जो है वो पार्लियामेंट के अंदर रखती है। तो ये एक कमेटी बन गई। तो ये कमेटी जो है सबसे पहले एक प्रपोजल बनाती है, सिफारिशात बनाती है, उस प्रपोजल पे वर्कआउट किया जाता है, एक कंसेंसस डेवलप किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम का बिल कभी भी डायरेक्टली जो है वो असेंबली में पेश नहीं होता, बल्कि सबसे पहले उसके पीछे होमवर्क किया जाता है। तो ये जो बिल होता है अमेंडमेंट का, ये कभी भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सरप्राइजिंगली असेंबली में पहले पेश कर दिया जाए। इस पे पहले होमवर्क कंप्लीट होता है और वो होमवर्क साल हर साल चलता है। वो ऐसा नहीं है कि ये विद इन
1 वीक और 2 वीक्स और 2 मंथ्स ही हो जाता है, ये बाज़ दफ़ा 2 साल 3 साल कितना ही अरसा इसके ऊपर जो है वो काम किया जाता है। तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री कमेटी जिसके अंदर जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, वो पार्लियामेंट्री कमेटी एक ड्राफ्ट बनाती हैं। उस ड्राफ्ट के ऊपर कंसेंसस डेवलप किया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी चाहिए होती है उस पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो कि ट्रेजरी बेंच होल्ड कर रही है, और वो कन्विंस करती है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को, एक एग्रीमेंट जो है वो डेवलप करने की कोशिश की जाती है। और जब एक उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि यस नाउ मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज आर विद अस और अब ये बिल इंट्रोड्यूस होगा तो इट विल गेट 2/3 मेजॉरिटी, तो ओनली देन वो बिल जो है वो इनिशिएट किया जाता है। तो ये सारा जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है ये एक होमवर्क है जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले लिया जाता है। अब बाज़ दफ़ा ऐसा भी किया जाता है और अक्सर ही ऐसा होता है क्योंकि इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज को किया जाता है, मीडिया भी बड़ा विजिलेंट है, तो अब तो वो अमेंडमेंट जो है वो डिस्कस होती है कि ये कानून आइन में तरमीम लाने की जो है वो कोशिश की जा रही है, और उस पे एक मीडिया का ओपिनियन डेवलप होता है और मीडिया के ओपिनियन से पब्लिक ओपिनियन डेवलप होता है। तो अब वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको फीडबैक भी मिलता है, जनरल पब्लिक फीडबैक भी मिलता है कि अवाम का इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मीडिया इसको किस तरीके से ले रहा है, और उससे जो है वो उसको ड्राफ्ट को आप ये कहें कि उसकी वेटिंग होती जाती है, और जब वो ड्राफ्ट इस काबिल हो जाता है कि उस पर कंसेंसस डेवलप हो सके तो उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो अब हम वो सिंपल सा प्रोसीजर जो हमारे आइन में बताया गया उसको देखते हैं। तो उसमें क्या है कि बिल ओरिजिनेट हो सकता है किसी भी एक हाउस में, नेशनल असेंबली में और सेनेट में, और उसके बाद उस हाउस में उस बिल को जो है वो 2/3 मेजॉरिटी जो है वो अटेन करनी है, और जब 2/3 मेजॉरिटी उधर से वो पास हो गया है तो उसके बाद इट विल बी ट्रांसमिटेड टू दी अदर हाउस, और वो जो दूसरा हाउस है वो भी उसको 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास करेगा। अब समटाइम ये हो सकता है कि जो दूसरा हाउस है वो भी उसमें मजीद अमेंडमेंट जो है वो ये बिल के ड्राफ्ट में कोई तब्दीली लाने का सजेस्ट करे, तो फिर क्या होगा, वो बिल वापस आएगा विद दैट प्रपोजल टू दी इनिशिएटिंग हाउस, और फिर उस प्रपोजल को उसमें इनकॉर्पोरेट अगर वो असेंबली करना चाहती है तो किया जाएगा, और अगेन उसके ऊपर 2/3 मेजॉरिटी जो है वो उसकी वोटिंग रिक्वायर्ड होगी। एंड देयर आफ्टर जो असेंट है प्रेसिडेंट की उसके लिए इस बिल को प्रेसिडेंट हाउस में भिजवा दिया जाएगा। अब समटाइम क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरे हाउस ने कोई अमेंडमेंट प्रपोज की, तो उसमें क्या है, न्यू ड्राफ्ट जो है उसको अगेन 2/3 मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा, और उसके बाद वो दोबारा जो है वो ओरिजिनेटेड हाउस से दूसरे हाउस में जाएगा, वहां फिर 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा, और उसके बाद प्रेसिडेंट की कंसेंट जो है वो उसको लिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि समटाइम किसी अमेंडमेंट से जो है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स जो है उसको कर्टेल किया जा रहा है या इनहेंस किया जा रहा है, तो उस सूरत में पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने के बाद, पार्लियामेंट तो नहीं कहना चाहिए बिकॉज पार्लियामेंट में तो दोनों हाउसेस के साथ प्रेसिडेंट भी शामिल है, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि सेनेट और नेशनल असेंबली से 2/3 मेजॉरिटी अटेन करने के बाद वो बिल उस रेलेवेंट प्रोविंशियल असेंबली को भिजवाया जाएगा, और फिर वो प्रोविंशियल असेंबली जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ उस बिल को जो है वो पास करेगी, तो फिर वो असेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए भेजा जाएगा। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अक्सर हमें सुनने में आता है, और ये हमारी जो अभी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में है उनके मैनिफेस्टो में भी था कि जो साउथ पंजाब है उसको पार्ट बनाया जाए और उसको एक डिफरेंट प्रोविंस की जो है वो शक्ल दे दी जाए। तो अब ये एक ऐसा बिल, अगर ये इस पे काम होता है तो ये एक ऐसा बिल है जिसको ना सिर्फ सेनेट से और नेशनल असेंबली से 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है, बल्कि आफ्टर दैट इसको अब पंजाब असेंबली से भी 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी ताकि आपको ये क्लियर हो जाए।
आर्टिकल 239 जो है और सब आर्टिकल 5 जो है उसके तहत किसी भी अमेंडमेंट को कानून जो है वो नहीं किया जा सकता चैलेंज किसी भी कोर्ट के अंदर। लेकिन अगेन जुडिशियल रिव्यू तो ऑलवेज अवेलेबल है और जुडिशियल रिव्यू का बस बात यह है कि उसके ग्राउंड्स लिमिटेड होते हैं। जुडिशियल रिव्यू इलीगैलिटी पे हो सकता है, इरेगुलरिटी पे हो सकता है या इनप्रोप्राइटरी पे हो सकता है। तो ये 3 ग्राउंड्स हैं जुडिशियल रिव्यू के। किसी दिन एडमिन लॉ के लेक्चर में भी हम इस चीज को जरा डिटेल में देखेंगे। और ये किस लिए है, सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी पे ये बात बेस्ड है कि क्योंकि पार्लियामेंट को आप इख्तियार देते हैं, आईन इख्तियार देता है लेजिस्लेशन का, तो ये पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो कोई भी आईनी तरमीम ला सकती है। लेकिन डेफिनेटली किसी भी आईनी तरमीम को इलीगैलिटी, इरेगुलरिटी या इनप्रोप्राइटरी के जो ग्राउंड है उसके ऊपर चैलेंज किया जा सकता है। So Parliament has unlimited power to amend the Constitution, लेकिन डेफिनेटली जितना ये सख्त प्रोसीजर है उसलिए मुश्किल होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज का इतना फ्रीक्वेंटली कंसेंसस डेवलप हो सके। तो यही रीजन है कि ज्यादा अमेंडमेंट्स जो है वो नहीं आती। लेकिन जो पार्लियामेंट की ये पावर है उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टर्ब करने का इख्तियार नहीं है। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आ जाए या नॉन सेकुलर कर दें पाकिस्तान को। तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है। तो ये कुछ मैंने प्रिंसिपल्स लिखे हैं, जैसे कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, इसको आप नॉन सेकुलर नहीं कर सकते बाय सम सेकुलर नहीं कर सकते बाय सम अमेंडमेंट। पाकिस्तान जो है वो एक रिपब्लिक है तो उसको आप यूनिटरी स्टेट नहीं बना सकते। पाकिस्तान में सोवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, तो इट कैन नॉट बी बिलोंग टू पीपल ऑफ पाकिस्तान लाइक अमेरिका। और पाकिस्तान एक फेडरेशन है। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जो आइन का है उसको नहीं डिस्टर्ब किया जा सकता बाय एनी अमेंडमेंट। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अटैक नहीं किया जा सकता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को अटैक नहीं किया जा सकता, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को तब्दील नहीं किया जा सकता। बाइकैमरल लेजिस्लेचर इज बेसिकली नेशनल असेंबली एंड सेनेट। तो इन दोनों हाउसेज में ऐसे नहीं किया जा सकता कि एक हाउस को डिमोलिश कर दिया जाए और सिर्फ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर को अडॉप्ट कर लिया जाए। इस्लामिक प्रोविजंस जो हैं उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब आर्टिकल 6 एक है जिसकी मैंने शुरू में आपके साथ आज बात की। Article 6 provides that any person who abrogates, subverts, suspends or hold in abeyance the Constitution by use of force, show of force, other unconstitutional means is liable to high treason। तो ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन क्लॉज है। इस क्लॉज के जरिए कोई भी जो हम कह सकते हैं और जो हम अक्सर सुनते हैं कि जी मार्शल लॉ का रास्ता बंद कर दिया गया है, तो आर्टिकल 6 जो है वो उससे डील करता है। अब एक बहस चली थी मुशर्रफ के दौर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स के बारे में, तो थोड़ा सा उस डिफरेंस को भी देख लेते हैं। Unconstitutional means are where action is contrary to guidelines provided in Constitution। So कोई भी ऐसा एक्शन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो गाइडलाइंस हैं उससे मुतसादिम है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मावराए आइन जिसे हम कहते हैं, मावराए आइन क्या है, कुछ भी ऐसा जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है या जो इन एक्सेस ऑफ पावर्स है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में उससे रोका तो नहीं गया लेकिन उन जो अख्तियार दिए गए उनको एक्सेसिवली इस्तेमाल किया गया। तो में हम एक बात कर रहे थे कि अमेंडमेंट क्यों लाना जरूरी है, तो ये मैंने कुछ जो है वो इसमें मेंशन किया है इसका पर्पस। दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ अमेंडमेंट इज टू कंफर्म द कॉन्स्टिट्यूशन टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड न्यू डिमांड्स एंड नीड्स ऑफ टाइम which could not have been foreseen by the constitution makers at the time when the constitution was promulgated।
तो कॉन्स्टिट्यूशन को वक्त के तकाजों के मुताबिक बनाने का यही तरीका है कि उसके अंदर अमेंडमेंट्स लाई जाए, और अमेंडमेंट प्रोसीजर को सिंपल मेजॉरिटी के बजाय 2/3 मेजॉरिटी से करने के रीज़न यही है कि फ्रीक्वेंटली कॉन्स्टिट्यूशन को मजाक ना बना लिया जाए, उसको रोज़ अमेंड ना कर लिया जाए। तो इसलिए प्रोसीजर को थोड़ा सा जो है वो रिजिड बनाया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।